स्टूडेंट्स, आपके दो एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुके हैं 10th बोर्ड के, इंग्लिश और साइंस। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा और एग्ज़ाम दिया होगा। और जब आपके रिजल्ट्स आएंगे तो आप बहुत अच्छे ग्रेड्स लेकर के आएंगे। आपका अगला एग्ज़ाम सोशल स्टडीज़ का शेड्यूल है 25 तारीख को, 25 को। और मैं आज आपके साथ कुछ सजेशंस, कुछ रिकमेंडेशंस शेयर करूंगा जो आपको इस सब्जेक्ट में अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्प करेंगी। तो मैं आपके साथ कुछ इफ़ेक्टिव रिवीजन टेक्निक्स शेयर करूंगा और इसके जो डिफरेंट डोमेन्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पोल साइंस, उनमें आपकी क्या आंसर राइटिंग स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए और कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपकी मेमोराइजेशन भी थोड़ी स्मार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में डेट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है और इनको याद रखना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे डेट्स होते हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड अगर आपको डेट्स याद रखने हैं तो उनकी एक टाइमलाइन क्रिएट करिए, एक चार्ट के तौर पे टाइमलाइन क्रिएट करिए और उनके साथ इवेंट्स को रिलेट करिए। तो अगर आप उस चार्ट को देखते रहेंगे बीच बीच में, आपको वो इवेंट्स और टाइमलाइंस दोनों एक साथ रिकॉल करने में काफ़ी आसानी होगी। निमोनिक्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने साइंस में भी रिकमेंड किया था कि आप निमोनिक्स का यूज़ करें। एक प्रोसेस है कॉजेज, इवेंट्स एंड इम्पैक्ट। तो जब भी आप कोई पर्टिकुलर इवेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसे मेमोराइज करने की बजाय मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप उसे कॉजेज, इवेंट्स और इम्पैक्ट प्रोसेस के थ्रू समझने की कोशिश करिए कि व्हाट लेड टू द इवेंट, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द इवेंट एंड व्हाट चेंजेस अकर्ड आफ्टर द इवेंट और व्हाट लेसन्स डिड वी लर्न फ्रॉम द इवेंट। तो अगर आप इन तीन एस्पेक्ट से उस इवेंट को समझने की कोशिश करें, आप आंसर लिखते वक्त अपने सेंटेंसेस में आंसर्स फ्रेम करके लिख पाएंगे, जो कि एग्जामिनर्स को पसंद भी आता है और आपके लिए इजी स्कोरिंग बन जाएगा ये चीज़। जब आप आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स लिख रहे हैं हिस्ट्री में, आप इस बात पर ध्यान दें कि आप उनको पॉइंट वाइज लिखें। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि क्रोनोलॉजी में आती है या सीक्वेंशियल है तो आप उसको नंबर्ड लिस्ट में आंसर में लिखें, और अगर तो आपको लगता है कि ये सीक्वेंस में नहीं है, इसकी कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, तो आप उसे बुलेटेड लिस्ट में भी डाल सकते हैं। हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में मैप्स का इम्पॉर्टेंस होता है और मैप्स जो हैं वो आपके इजी स्कोरिंग सेक्शंस होते हैं। तो रोज़ाना डेली आप मैप्स रिवाइज करें। और जैसा आपको हिस्ट्री में मैंने बताया कि आप कॉजेज, इवेंट्स एंड इम्पैक्ट प्रोसेस फॉलो करें, आप सेम प्रोसेस यहाँ भी चीज़ों को समझने के लिए यूज़ करें कि कोई भी जो अकरेंस है, फॉर एग्जांपल earthquake, तो earthquake, what leads to earthquake, what happens during earthquake, what happens after earthquake, what is it that have been already done to minimize what happens after earthquake or during earthquake। आप इस तरीके से अगर उस पर्टिकुलर ऑकरेंस को लेंगे तो आपको उसका आंसर फ्रेम करने में भी इजी होगी। जो भी दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योग्राफी के, जो आंसर प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत मैटर करता है सोशल स्टडीज़ में। तो आपका आंसर प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आप हेडिंग दें, जो लॉन्ग आंसर्स हैं उनमें सब हेडिंग भी दें। कुछ कीवर्ड्स हैं, कहीं आपने सपोज सॉइल्स के बारे में लिख रहे हैं, आपने एक सॉइल लिखा एलुवियल सॉइल, तो उसको अंडरलाइन करें या हाईलाइट करें। तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। पोल साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें आपके बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं। आपको डेफिनेशंस ऑफ कोर्स मेमोराइज करने पड़ेंगे, बट वो क्लियर, आप उनको क्लियरली मेमोराइज करें, प्रिसाइजली मेमोराइज करें। बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ स्पेसिफिकली आस्क्ड कि आप उसको एलैबोरेट करके बताएं। आप अपने आंसर्स को एग्जाम्पल्स के साथ सपोर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर फेडरलिज्म के बारे में पूछा गया है तो यू कैन कोट इंडिया एज एन एग्जाम्पल ऑफ फेडरलिज्म। एंड अगर आपको कोई पॉलिसी या सिस्टम समझना है
तो अगेन जैसे मैंने आपको हिस्ट्री में कहा कि आप कॉजेज इवेंट्स एंड इम्पैक्ट वाला प्रोसेस फॉलो करें, यहाँ पे आप वाई हाउ इम्पैक्ट या सेम चीज़ कॉजेज इवेंट्स एंड इम्पैक्ट फॉलो कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी और द सिस्टम कि ये पॉलिसी क्यों लाई गई है, ये पॉलिसी कैसे बनाई गई है, सिस्टम कैसे काम करती है और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो आपको वो पूरा प्रोसेस, पूरा सिस्टम या पॉलिसी आसानी से समझ में आ जाएगा और जब आप आंसर दे रहे होंगे तो आप अपने सेंटेंसेस फ्रेम कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप अपने आंसर्स में रियल लाइफ एग्जांपल्स ज़रूर मेंशन करें। फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लेशन के बारे में आप लिख रहे हैं तो करेंटली मार्केट में किन किन चीज़ों के दाम आपको लगते हैं बढ़े हुई है, वैसे एक दो एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे की डेफिनेशंस होते हैं जिनको आपको मास्टर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उन डेफिनेशंस को। फॉर एग्जांपल जीडीपी हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, क्रेडिट डेबिट हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और कहीं पे अगर आपको लगता है कि आपके आंसर में डेटा पॉइंट दिया जा सकता है तो डेटा जरूर डालें सपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको जीडीपी के बारे में पूछा गया है या डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स जीडीपी के बारे में पूछा गया है, देन यू कैन कोट डेटा कि भी इस वाली इंडस्ट्री का इतना परसेंट है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, इस वाली इंडस्ट्री का इतना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। तो वो डेटा आप ज़रूर, डेटा पॉइंट्स ज़रूर डालें अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए। इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स और डायग्राम्स भी मैटर करते हैं और इजी स्कोरिंग ऑप्शंस होते हैं जो आपकी आंसर्स में वैल्यू ऐड करते हैं। तो जहां भी आपको लगता है कि एक ग्राफ या फिर एक डायग्राम डालने से आपके आंसर को वेटेज और ज़्यादा मिलेगा तो डेफिनेटली डालें आप। टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो जो एलोकेशन है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप हिस्ट्री को 40 से 45 मिनट दें, ज्योग्राफी को 40 से 45 मिनट दें, पोल साइंस को आप 20 से 25 मिनट दें, इकोनॉमिक्स को आप 20 से 25 मिनट 30 मिनट तक दे दें। फिर बाद का जो आपके 30-35 मिनट बचता है उसमें से हाफ आप यूटिलाइज करें अपनी प्रेजेंटेशन को चेक करने के लिए कि आपने सही से अपने आंसर्स को प्रेजेंट किया है या नहीं, हेडिंग्स डाली है या नहीं, सब हेडिंग्स डाली है या नहीं, कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है या नहीं किया है। एंड देन जो लास्ट 15 मिनट बचे उसमें आप रिविजिट करिए, रीचेक करिए, रिवाइज करिए कि आपके आंसर्स सही हैं या नहीं है, क्या हमने किसी एक पर्टिकुलर आंसर को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है या लिखा जा सकता है, कुछ एक आध सेंटेंस छूट गया हो जो कि आपको बाद में रिकॉल हुआ हो तो वो वहाँ पे ऐड करना हो। रिवाइज करते वक्त आपको लगा कि नहीं यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ या डायग्राम डाल देंगे तो ये आंसर और बेहतर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप लास्ट 10-15 मिनट्स में कर लें। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कई स्टूडेंट्स करते हैं कि मेमोराइज, मैं पूरे एसएसटी में लोगों का ये मानना है कि इसमें बहुत याद करना पड़ता है, बहुत मेमोराइज करना पड़ता है। मेरी हमेशा रिकमेंडेशन होगी कि मेमोराइजेशन की बजाय रादर देन मेमोराइजिंग आप जो मैंने प्रोसेसेस आपको बताया कि कॉजेज, इवेंट्स, इम्पैक्ट या फिर वाई, हाउ एंड इम्पैक्ट प्रोसेसेस को फॉलो करके इवेंट्स या पॉलिसी या सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो इससे आपका समझ भी बढ़ेगा और आपके आंसर्स को लिखते वक्त आपको काफ़ी आसानी होगी। कुछ बच्चे जो हैं वो डायग्राम्स को और मैप्स को स्किप कर देते हैं जबकि ये बहुत ही इजी स्कोरिंग सेक्शंस होते हैं। तो प्लीज़ इनको इग्नोर मत करिए, रोज़ाना रिवाइज़ करिए, ग्राफ्स को, मैप्स को डेली रिवाइज़ करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको हर पेपर में ये कहता हूँ, हर सब्जेक्ट में ये कहता हूँ कि आप PYQs डेली प्रैक्टिस करिए। अभी आपके पास 3 दिन हैं और तो रोज़ाना 1 या 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आप प्रैक्टिस करें। सो गुड लक स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सोशल स्टडीज़ का पेपर भी बहुत अच्छे से दे करके आएँ। डू लुक फॉरवर्ड टू सम मोर वीडियोज़।